हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IT एंड CIT से रिलेटेड चैनल में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये चौथा पार्ट है हमारा। अगर आपने 3 पार्ट पीछे के नहीं देखे तो वेल्डिंग क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे पहले सत्य सत्य और फिल इन द ब्लैंक्स और दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको फ्यूचर में टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अगला दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन आपका पहला, पतली सीटों की वेल्डिंग करने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जाती है। तो पतली सीटों की वेल्डिंग करने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग की जाती है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा सही। दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग पतली सीटों पर ही की जाती है, यहाँ ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैंने थ्योरी में बहुत ही डिटेल में ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है तो आज मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन करा सकूं, क्योंकि दोस्तों लंबी वीडियो जाएगी और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग केवल DC सप्लाई का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में केवल DC सप्लाई का यूज़ करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में AC और DC दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ DC दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दो अलग अलग धातुओं को वेल्ड करने के लिए ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों अगर हम दो अलग अलग धातुओं को मतलब वेल्ड करें तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग से नहीं होती। दोस्तों हमारे दो तरह की वेल्डिंग होती है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग और एक हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। दोस्तों ये सब मैंने थ्योरी में बता रखा है, तो अपने थ्योरी को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपको। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं सारा बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। दोस्तों मैं स्पीड में कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों दो अलग अलग धातुओं को वेल्ड करने के लिए ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं, यानी दो अलग अलग धातुओं को वेल्ड करेंगे तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग प्रक्रिया में उस चल जाएगा। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग में हम एक ही प्रकार के मेटल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो फ्यूजन वेल्डिंग की एक प्रक्रिया है। दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग पिघलने वाली क्रिया होती है, इसमें नहीं पिघलता जो, अब तो हमारा गलत हो जाएगा। गैस वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग की एक प्रक्रिया, ये सही हो जाएगा। गैस वेल्डिंग मेटल पिघलता है। आर्क वेल्डिंग सॉलिड फेस वेल्डिंग की एक प्रक्रिया है। दोस्तों ये आपका भी हो जाएगा असत्य, सॉलिड फेस वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। आर्क एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन की ज्वाला है, यानी फ्लेम है। दोस्तों सही हो जाएगा। फ्लैश वेल्डिंग एक प्रकार की आर्क वेल्डिंग है, तो फ्लैश वेल्डिंग भी हमारे क्या है, एक प्रकार की आर्क वेल्डिंग है, सही हो जाएगा। घर्षण वेल्डिंग एक प्रकार की प्रेशर वेल्डिंग है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बट वेल्डिंग में दोनों पार्टों की सतह के बीच आर्क उत्पन्न होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इनर्ट गैस वेल्डिंग 11वां, इनर्ट गैस से वेल्ड मेटल से अभिक्रिया कर पक्का जोड़ बनाती है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा कि हमें गैसों के द्वारा पक्का जोड़ मिलता है। ठीक है, तो आपके 11 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए पूरे। आगे दोस्तों मैं 12वां क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। सॉलिड फेस वेल्डिंग को ही प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग में धातुओं को पिघलाना आवश्यक होता है। दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग में कभी हम मेटल को नहीं पिघलाते। बट वेल्डिंग में फिलर रोड की आवश्यकता होती है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, टिग वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, तो ये गलत हो जाएगा। स्टड वेल्डिंग में एक विशेष प्रकार की गन का प्रयोग करते हैं, ये सही हो जाएगा। मिग वेल्डिंग में फेरुल का प्रयोग किया जाता है, गलत हो जाएगा। सभी वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड होने वाली धातु को पिघलाना आवश्यक है। दोस्तों कहीं नहीं लिखा ऐसा कि सभी वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्ड होने वाली धातु को पिघलाना आवश्यक है, तो ये आपको गलत जाएगा। कई वेल्डिंग हमारी ऐसी होती है जिससे दोस्तों धातु को बिना पिघलाए भी उसको जोड़ सकते हैं, जैसे दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग बिना धातु को पिघलाए ही जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सही गलत जो है कंप्लीट हो गया। आप दोस्तों देखते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। ठीक है, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला है आपका वेल्डिंग गेज का प्रयोग डैश को चेक करने के लिए जाता है। तो वेल्डिंग गेज का प्रयोग क्या चेक करने के लिए करते हैं, तो वेल्डिंग गेज का प्रयोग हम वेल्डिंग जॉइंट को चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वेल्डिंग जॉइंट। पीतल की वेल्डिंग करने के लिए डैश फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बोरेक्स। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, वह वेल्डिंग सेट जो AC को DC में बदलता है उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर सेट। टिग वेल्डिंग में डैश इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो टिग वेल्डिंग में किसका इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, टिग वेल्डिंग में दोस्तों दो तरह के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, एक फ्यूजन एक नॉन फ्यूजन। दोस्तों फ्यूजन क्या होती है, जो पिघल जाए। दोस्तों आपने पतली सी जो रोड देखी होगा वेल्डर के हाथ में, वो दोस्तों फ्यूजन होती है। और दोस्तों जो टॉर्च के अंदर ही एक रोड होती है जो टंगस्टन का बनाता है, जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, उसे दोस्तों नॉन फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं टिग वेल्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आपका टिग वेल्डिंग वाला
फ्यूजन और नॉन फ्यूजन। पाँचवा दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में डैश ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में डैश की समस्या नहीं होती तो आर्क ब्लॉक की समस्या नहीं होती। AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक डैश वेल्डिंग है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है दोस्तों हमारा? रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक नॉन फ्यूजन वेल्डिंग है, ठीक है, जिसमें वेंटल को नहीं पिघलाते। आगे दोस्तों 9th क्वेश्चन देखेंगे आप। 9th हमारा है, वेल्डिंग जनरेटर में डैश और डैश पोलैरिटी होती है। तो वेल्डिंग जनरेटर में स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी होती है। DC वेल्डिंग में डैश और डैश वेल्डिंग रोड का प्रयोग किया जाता है। तो नंगे और कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में डैश धातु को वेल्ड किया जाता है। तो विभिन्न धातुओं को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यही वेल्डिंग है जिसमें हम किसी भी मेटल को हम साथ में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपका हेट्रोजीनियस वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों 12वां है आपका, आर्क वेल्डिंग में दोनों डैश की करंट की प्रयोग की जाती है। तो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों AC और DC जो है दोनों वेल्डिंग सेट की करंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 13वां आपका हो जाएगा, साधारण वेल्डिंग प्रक्रिया में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैनुअल आर्क वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग एक प्रकार क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग है सीम वेल्डिंग, ठीक है। टिग वेल्डिंग में डैश का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्मिट वेल्डिंग में आवश्यक ताप डैश पाउडर द्वारा होता है। तो थर्मिट पाउडर द्वारा। आर्गन गैस हीलियम गैस वेल्ड बीड को डैश होने से बचाती है। तो ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। गैस वेल्डिंग एक प्रकार की डैश है। तो फ्यूजन वेल्डिंग है, ठीक है। मैग एक्टिव का पूरा नाम क्या है? तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव, MEG, मेटल एक्टिव गैस, ठीक है। आगे दोस्तों आपका देखेंगे 23वां, टिग वेल्डिंग में डैश प्रयोग की जाती है। तो टिग वेल्डिंग में क्या प्रयोग की जाती है दोस्तों? टिग वेल्डिंग में यहाँ पे आ जाएगा, टिग वेल्डिंग में डैश प्रयोग की जाती है। तो टिग वेल्डिंग में डैश गैस प्रयोग किया जाता है। तो टिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस प्रयोग की जाती है। इसमें हो जाएगा आपका मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड डैश का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। आपका प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए मुख्यतः उत्तरदायी दो घटक हैं। कौन कौन से? ताप और दाब, दो घटक आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आगे दोस्तों देखेंगे 23 का देखेंगे, फ्यूजन वेल्डिंग प्रक्रम और प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रम के बीच मुख्य अंतर है फिलर धातु का और दोस्तों दबाव का होना, ठीक है। वेल्ड नासिका प्रतिरोध का डैश होता है। तो क्या होता है? फ्यूजन क्षेत्र। C1 वेल्डिंग स्थानिक वेल्डिंग की तरह होता है, सिवाय इसके कि इलेक्ट्रोड के डैश रूप में होते हैं और एक दूसरे पर डैश होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे रोलर, ठीक है। इलेक्ट्रोड के रोलर रूप में होते हैं और एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। 26वां, डैश वेल्डिंग प्रक्रम द्वारा बाहर रॉड, सीट और प्रतिबंधित खंड व टक्कर वेल्ड प्रतिरोध वेल्ड होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फ्लैश बट, ठीक है, फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रम। पाइप रोल वेल्डिंग विधि का लाभ यह है कि इससे डैश स्थिति में वेल्डिंग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग किया जाता है। दोस्तों पाइप जो है हम उसको रोल करके फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग कर सकते हैं, ये एक लाभ है, ठीक है। आगे दोस्तों 28वां, डैश वेल्डिंग स्थिति में, दोस्तों थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। 28 का देखते हैं। 28 का दोस्तों देखेंगे हम, स्थित वेल्डिंग में वेल्डर को पाइप लाइन की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थितियों में जाना पड़ता है। दोस्तों क्या होता है इसमें, फिक्स्ड अगर आपका हो जो पाइप वेल्डिंग में, तो वेल्डर को पाइप लाइन के भीतर भी जाना पड़ता है, ठीक है। 29वां, पतली कास्टिंग पर वेल्डिंग ठीक नहीं होती क्योंकि यह जोड़ को डैश करने की अभिरुचि रखती है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कमज़ोर करने की अभिरुचि रखती है। DC द्वारा CI के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए डैश टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है। आगे दोस्तों CI के फ्यूजन वेल्डिंग में पूर्व तापन की ज़रूरत अचानक तापन के कारण डैश को रोकने के कारण होती है। तो यहाँ पे क्रैक को रोकने के कारण होती है। CI वेल्डिंग में त्वरित शीतन के कारण
डैश हो जाता है, हो सकता है और डैश की संभावना होती है। तो यहाँ पे हार्ड वेल्ड भराव और क्रैकिंग की संभावना हो जाती है। आकृति में दिखाए गए अनुसार पाइप खंडों को एंगल आयरन में रखना चाहिए ताकि सही डैश प्राप्त किया जाए और घटाया भी जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा अलाइनमेंट हमें सही रखना चाहिए उसका। आगे दोस्तों 6 मिलीमीटर तक CI किनारा बनाने के लिए डैश आवश्यक नहीं होता। तो दोस्तों 6 मिलीमीटर से कम होता है तो उसमें V बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे दोस्तों 34 हमारा हो गया। 35 देखते हैं। कांसा वेल्ड निक्षेप में डैश अंक्षेपित नहीं और अधिक है। तो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट हीटिंग और डक्टाइल। ठीक है, वेल्डिंग डैश को कम करने के लिए आबंधक बीड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, 37वां सदा वेल्ड डैश में आर्क लगाई अभी भी डैश पर नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका सदा वेल्ड ग्रूव में आर्क लगाई कभी भी जो है कास्टिंग पर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रूव और यहाँ पे आ जाएगा कास्टिंग। आगे आपका है 38। ठीक है, 38 का देखेंगे हम। 38 का है दोस्तों, टूटी कास्टिंग की मरम्मत 200 को भरने और ढलवा लोहे को स्टील तक के वेल्डिंग में डैश वेल्डिंग उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रोंज वेल्डिंग के द्वारा कास्टिंग भी कर सकते हैं हम, और मरम्मत यानी लोहे को ढलवा लोहे को भी वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका 39 तांबा इलेक्ट्रोड में छोटी मात्रा में फास्फोरस की मौजूदगी इसके वेल्डिंग को डैश बनाती है। तो क्या बनाती है? सरल बनाती है। तांबे के वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोड डैश का बना होता है। तो किसका बना होता है? फास्फोरस और ब्रोंज का। MS की तुलना में तांबे की समान मोटाई के लिए प्रयुक्त धारा इलेक्ट्रोड के समान व्यास के लिए डैश होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा अधिक होती है। ठीक है, अधिक। तांबे के DC वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड डैश टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो किससे जोड़ा जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तांबे के वेल्डिंग के लिए उच्च डैश आर की आवश्यकता होती है ताकि जोड़ पर ज़्यादा डैश संकेंद्रित किया जाए। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका ताप। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ताप, उच्च ताप। दोनों जगह यहाँ भी दोस्तों ताप आएगा और यहाँ भी आपका ताप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा टीन संक्रेदित, यहाँ पे ताप। ठीक है, कांसा डैश की मिश्र धातु है। तो यहाँ पे आ जाएगा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। मोनल धातु डैश की मिश्र धातु है। तो मोनल जो धातु है किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा और निकिल की। आसानी से वेल्ड किए जाने वाले तांबे का प्रकार डैश है। तो डीऑक्सीडाइज तांबा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में तांबे की सीट को डुबाने और शुष्क कपड़े से पोंछने को डैश कहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? पिकलिंग। ठीक है, पिकलिंग कहते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से तांबे की सीट को डुबाना और उसको साफ करना क्या कहलाता है? पिकलिंग कहलाता है। आगे दोस्तों 48 वेल्डिंग विधि का प्रकार जिसमें फिलर रोड का प्रयोग नहीं किया जाता कहलाता है। कौन से वेल्डिंग में? प्रेशर वेल्डिंग में हम रोड का प्रयोग नहीं करते। वेल्ड के डैश से बचाव के लिए पीतल वेल्डिंग में बीड्स का छोटा निक्षेप बनाते हैं। तो टूटने से बचाव के लिए पीतल वेल्डिंग के लिए डैश आर्क लंबाई का प्रयोग होता है। छोटी आर्क लंबाई का प्रयोग होता है। पीतल वेल्डिंग करते समय डैश हटाने की बहुत सी ताज़ा हवा की आवश्यकता होती है। दोस्तों क्या हटाने के लिए? जिंक ऑक्साइड हटाने के लिए। यहाँ पे आ जाएगा जिंक ऑक्साइड। आगे दोस्तों आपका आ जाएगा एल्युमिनियम के वेल्डिंग के बाद फ्लक्स को अच्छी तरह से साफ किया जाता है क्योंकि वह यहाँ पे आ जाएगा आपका संक्षारण करता है, क्योंकि वह संक्षारण करता है। ठीक है, आगे आपका है शुद्ध एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त पूरक दंड होता है। यहाँ पे सिलिकॉन एल्युमिनियम, यहाँ पे आ जाएगा सिलिकॉन एल्युमिनियम। पूर्ण फ्यूजन सुनिश्चित करने और टूटने से बचाने के लिए एल्युमिनियम सिलिकॉन का एल्युमिनियम प्री हीट होना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा पूर्ण
फ्यूज़न सुनिश्चित करने और टूटने से बचाने के लिए एल्युमिनियम प्री हीट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 54 हो गया पूरा। 55 देखते हैं। फ्यूज़न वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम के लिए डैश ज्वाला अपेक्षित होती है। तो फ्यूज़न वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम के लिए कौन सी ज्वाला अपेक्षित होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका नेचुरल। ठीक है, नेचुरल ज्वाला अपेक्षित यानी न्यूट्रल फ्लेम। अक्ष के पार्श्व के साथ निक्षेप से बचने के लिए डैश बीड्स के साथ डैश आर्क प्रयोग की जाती है। तो यहाँ आ जाएगा मीडियम और यहाँ पे स्ट्रिंक्चर आर्क का प्रयोग किया जाता है। आगे 57 तीव्र डैश निघर्षण के लिए क्रोमियम और टंगस्टन कार्बाइड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एब्रेशन। ठीक है, प्रयुक्त विधि के आधार पर वेल्डित जोड़ों के वर्गीकरण डैश और डैश होते हैं। यहाँ पे फ्यूज़न विधि और नॉन फ्यूज़न विधि। ठीक है, प्रयुक्त विधि के आधार पर वेल्डित जोड़ों का वर्गीकरण फ्यूज़न वेल्डिंग और नॉन फ्यूज़न विधि के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक जो है कंप्लीट होता है। अब चलते हैं बहुविकल्पीय पे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पे चलते हैं। जैसे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, एक जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों बहुविकल्पीय क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सी फ्यूजन क्रिया नहीं है? तो कौन सी फ्यूजन क्रिया नहीं है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो फ्यूजन क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सा आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? तो लेजर वेल्डिंग जो है आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है? तो कौन सी दोस्तों प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया? तो आ जाएगा थर्मिट वेल्डिंग। सर दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो आपका ये हो जाएगा पहले ए वाला। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं चौथा। निम्न को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। तो किसको कहते हैं? जोड़े जाने वाली धातुओं तथा फिलर रोड समान धातु हो। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ये जोड़े जाने वाली धातुएं तथा फिलर रोड समान धातु की हो, तो क्या बोलते हैं? ऑटोजीनियस वेल्डिंग। आगे दोस्तों स्पॉट वेल्डिंग के बारे में है। तो क्या लिखा है इसमें? 5वां, स्पॉट वेल्डिंग में वेल्ड क्षेत्र का अधिकतम तापक्रम कितना होता है? तो स्पॉट वेल्डिंग में कितना होता है तापक्रम? 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस। संस्थानिक वेल्डन किस वेल्डन प्रक्रम से संबंधित है? तो किससे दोस्तों हो जाएगा? प्रतिरोध वेल्डिंग से। निम्न में से किस प्रतिरोध मशीन का प्रयोग पाइप के छोर से छोर जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन से वेल्डिंग में होती है दोस्तों? इसमें ये हो जाएगा आपका स्पॉट वेल्डिंग में। ठीक है, छोर से छोर जोड़ने का में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग 2008 में आया क्वेश्चन, तो सारे इंपॉर्टेंट है ये। आगे दोस्तों देखते हैं 8वां क्वेश्चन। प्रतिरोध वेल्डिंग में तांबे की वेल्डिंग कठिन होती है, इसका कारण है? तो प्रतिरोध वेल्डिंग में उच्च ताप का संचालन। ठीक है, उच्च ताप का संचालन कारण इसका वेल्डिंग कठिन होती है। आगे है आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है? स्पॉट वेल्डिंग में नगेट का आकार निम्न से नियंत्रित होता है। तो किससे? समय से। निम्नलिखित वेल्डिंग विधियों में कौन सी विधि दबाव सहित वेल्डिंग विधि है? तो कौन सी वेल्डिंग है दोस्तों? ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, आगे दोस्तों 11 यानी 11वां क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा बड़ा है। दो विजातीय धातुओं के टुकड़ों को किसी विजातीय धातु की पूरक धातुओं द्वारा जोड़ना या दो सजातीय धातु के टुकड़ों किसी विजातीय धातुओं की पूरक धातु द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया है। दोस्तों दो विजातीय यानी दो असमान धातु डिसमिलर यानी दोस्तों दोनों अलग अलग धातु यानी दोनों अलग अलग मेटल के बने हो। ठीक है, पूरक धातु यानी फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको 11वें का हो जाएगा ये प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, आप चाहे तो इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेस मेटल या पूरक धातु को एक साथ पिघलाने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फ्यूजन। लोहे के टुकड़े को पीतल की पूरक धातु द्वारा जोड़ना इस वेल्डिंग में के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है दोस्तों इसके अंतर्गत? हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेल्डिंग है? तो स्पॉट वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है दोस्तों? ये आपका प्रेशर वेल्डिंग है।
धातु की सतह पर कठोर धातु की परत चढ़ाने को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्ड फेसिंग। आगे आपका 16वां, ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार ताप स्रोत करते हैं? गैस का। सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में किस प्रकार के ताप स्रोत प्रयोग करते हैं? तो सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में दोस्तों आपका आ जाएगा विद्युत प्रतिरोध। इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार का ताप स्रोत प्रयोग किया जाता है? तो इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार? विद्युत आर्क का। पानी में नीचे की जाने वाली वेल्डिंग प्रक्रिया को कहते हैं। पानी में जो नीचे जो है वेल्डिंग प्रक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है हाइपरबोलिक वेल्डिंग। पानी के नीचे जो वेल्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं हाइपरबोलिक वेल्डिंग। ठीक है, आप ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। आगे है 20वां क्वेश्चन आपका, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं? तो टिग वेल्डिंग में टंगस्टन का इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में निम्न प्रकार है। तो नॉन प्रेशर वेल्डिंग में निम्न प्रकार है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा गैस वेल्डिंग भी, आर्क वेल्डिंग भी और थर्मिट वेल्डिंग भी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग में आ जाएगी। आगे दोस्तों आपका है 22वां, फोर्ज वेल्डिंग इस वेल्डिंग का प्रकार है। तो फोर्ज वेल्डिंग इस वेल्डिंग प्रकार है प्रेशर वेल्डिंग का। किस प्रकार में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो किस प्रकार फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं होती? प्लास्टिक वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। आर्क वेल्डिंग में बने आर्क का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 3600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे दोस्तों आपका हो जाएगा कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को किस विधि से जोड़ा जाता है? तो किस विधि से जोड़ा जाता है? कार्बन आर्क वेल्डिंग से जोड़ा जाता है। 26वां दोस्तों, किस विधि द्वारा फेरस तथा नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है? तो किस विधि से? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग से जो है नॉन फेरस धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जाता है। आगे दोस्तों 27वां है 27, किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि में? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। यह विधि मुख्य रूप से फ्यूजन वेल्डिंग का प्रकार है। तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रकार है थर्मिट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते। कौन सी वेल्डिंग में धातु को किनारे नहीं पिघलाए जाते दोस्तों? ये आपका आ जाएगा प्रतिरोध वेल्डिंग में। 30वां आपका, इस वेल्डिंग विधि में धातुओं के किनारों को पिघलाया जाता है। तो कौन सी वेल्डिंग विधि में पिघलाया जाता है धातुओं के किनारों को? तो इस वेल्डिंग क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। इस वेल्डिंग विधि में धातु किनारों को पिघलाया जाता है। तो कौन सी वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाया जाता है? फ्यूजन वेल्डिंग में धातुओं के किनारों को पिघलाया जाता है। ठीक है, जो आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग वगैरह हमारी फ्यूजन वेल्डिंग में आती है। आगे आपका 31वां, वेल्डिंग में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि फ्यूजन विधि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग विधि है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा हमारा आर्क वेल्डिंग जो है फ्यूजन वेल्डिंग विधि का एक एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पोररी जॉइंट है? तो टेम्पोररी जॉइंट कौन सा दोस्तों? फ्रेश फिट जॉइंट। ठीक है, तो टेम्पोररी जॉइंट होता है। आगे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, दो सजातीय यानी सिमिलर धातुओं को जोड़ने वाली पूरक धातु फिलर मेटल द्वारा जोड़ी जाने वाली क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? आपकी ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाएगी। यानी दोस्तों दो समान धातु को जोड़ना, जैसे दोस्तों ये भी आयरन का हो, ये भी आयरन का हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसे जोड़ी जाती है? ऑटोजीनियस वेल्डिंग से। और दोस्तों मान लीजिए ये लोहा है और ये दोस्तों तांबा है, और इनको जोड़ने के लिए जो विधि यूज़ करते हैं, और दोस्तों कौन सी वेल्डिंग विधि यूज़ करते हैं? और दोस्तों यूज़ करते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ठीक है, दूसरे वाला हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।